सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भाभी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के 5वें पेपर यानी कि आपके एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट अतलगुत्ती क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट 2 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिया था पिछली क्लास में, 120 प्रश्न हमने पढ़ लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 121 से देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार कराई थी? तो नेहरू रिपोर्ट जो है ये तैयार करवाई थी मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। क्वेश्चन नंबर 122 है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन है? यानी कि इंडिया विंस फ्रीडम ये किसने लिखा है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 123 है, भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 124 है, सन 1857 की क्रांति के बाद भारत पर क्या असर हुआ? तो सन 1857 की क्रांति के बाद भारत राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से प्रथम बार अपने लंबे इतिहास में किसी विदेशी ताकत या ब्रिटिश साम्राज्य पर निर्भर हो गया। यानी कि जो अंग्रेज थे उन्होंने पूरी तरीके से हमारे देश पर कब्जा कर लिया। क्वेश्चन नंबर 125 है, धार्मिक तथा सामाजिक सुधार से क्या तात्पर्य है? तो अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य विचार, तर्कवाद, विज्ञानवाद तथा मानवतावाद से प्रभावित होकर भारतीयों में सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वास तथा कर्मकांड आदि में सुधार के उपाय किए गए, जैसे कि छुआछूत, इसके अलावा जो सती प्रथा है, इन सभी को धीरे धीरे खत्म किया गया हमारे समाज से। क्वेश्चन नंबर 126 है, धार्मिक सुधार आंदोलन से क्या अभिप्राय है? तो भारत में लगभग सभी सामाजिक कुरीतियां धार्मिक मान्यताओं पर आधारित थी, इसलिए धर्म को सुधारे बिना समाज सुधार संभव नहीं था। धर्म से जुड़ी मान्यताएं यथा सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह निषेध, देवदासी प्रथा जैसी मान्यताएं समाप्त किए बिना सामाजिक कल्याण संभव नहीं था। तो ये सब चीजें भी बहुत जरूरी थी समाज में सुधार के लिए, धार्मिक सुधार में, जैसे कि सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, इन सभी प्रथाओं को भी धीरे धीरे, विधवा पुनर्विवाह निषेध, इसको खत्म किया गया कि मतलब अगर एक बार किसी के पति की डेथ हो गई तो फिर उसकी शादी हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो इसके खिलाफ भी आवाज उठाई गई। सती प्रथा यानी किसी के पति एक्सपायर हो गया तो उसके साथ उसको भी जला दिया जाता था। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा समय लगा इन सबको खत्म करने में, क्योंकि ये सब समाज में जड़ें फैला करके बैठ गई थी। क्वेश्चन नंबर 127 है, साइंटिफिक सोसाइटी यानी कि विज्ञान समिति की स्थापना किसने की? तो सन 1864 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। क्वेश्चन नंबर 128 है, पारसी सुधार आंदोलन के नेता कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 129 है, सत्य शोधक समाज का गठन किसने किया? तो दलित जातियों के सुधार हेतु ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 130 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने और कब की थी? तो सन 1886 में एनी बेसेंट ने मद्रास में इस सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 131 है, नव जागरण से आप क्या समझते हैं? धर्म तथा समाज से संबंधित पुरानी परंपराओं और मान्यताओं में परिवर्तन लाने के प्रयास को ही नव जागरण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे नव जागरण काल भी कहते हैं क्योंकि इसमें पुरानी परंपराओं को, मान्यताओं को, जो पुरानी कुरीतियां चली आ रही थी उनमें परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया, लोगों को जगाने का काम किया गया, लोगों को समझाने का काम किया गया। क्वेश्चन नंबर 132 है, प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष किसके द्वारा की गई? तो सन 1867 में मुंबई में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 133 पे आते हैं, आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। क्वेश्चन नंबर 134 है, रामकृष्ण मिशन के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो रामकृष्ण मिशन के उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है मानव मात्र के कल्याण हेतु कार्य करना। दूसरा है राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। तीसरा है गुरु रामकृष्ण की शिक्षाओं का देश विदेश में प्रचार प्रसार करना, क्योंकि जो विवेकानंद जी थे उनके जो गुरु थे वो रामकृष्ण ही थे, तो उनकी शिक्षाओं का भी वो प्रचार प्रसार करना चाहते थे रामकृष्ण मिशन के तहत। मिशन के लिए योग्य, चरित्रवान और कर्मनिष्ठ सन्यासी तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 135 है, मुस्लिम सुधार फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो हाजी शरीयत उल्लाह ने की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136 है, राष्ट्रीय भावना के विकास में राजनीतिक एकता की भूमिका क्या थी? तो समाजवादी शक्तियों द्वारा देश में सांप्रदायिकता, क्षेत्रीय तथा भाषाई विरोध के बीज बोने के बावजूद अखिल भारतीय भावना पनपी।
इसने वैचारिक एवं भावात्मक एकता को बढ़ावा दिया। क्योंकि हमारा जो देश है ऑलरेडी आपको पता अलग अलग धर्म जातियों समुदायों में बटा हुआ है और लोग भाषाओं का भी विरोध करते हैं, अलग अलग भाषाएं अलग अलग जगह पर बोली जाती हैं। इसके बाद भी जो हमारा देश है वो वैचारिक और भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, भावनात्मक एकता हमारे देश में है, इसीलिए हमारा देश आगे बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 137 है, राष्ट्रीय भावना के विकास में प्रेस व साहित्य की क्या भूमिका थी? तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनेकों समाचार पत्र निकले। इसमें प्रकाशित स्वशासन, जनतंत्र तथा औद्योगिकरण जैसे लोकप्रिय विचारों ने समाज में राष्ट्रीय भावना का विकास किया। क्वेश्चन नंबर 138 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधाराओं का वर्गीकरण कीजिए। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दो विचारधाराएं थी। पहला था नरम दल। इस विचारधारा में नेता दादा भाई नौरोजी, गोखले, मालवीय तथा सच्चिदानंद सिन्हा थे। जो नरम दल के नेता यानी कि उदारवादी नेता भी इनको कहते हैं, क्योंकि ये लोग एकदम शांतिपूर्वक देश की आजादी चाहते थे। और गरम दल के नेता में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल ये लोग थे। बाल, लाल और पाल, इनको बाल लाल पाल के नाम से भी जानते हैं। और ये लोग हमेशा कहते थे कि जो जिसे कहते नहीं है लातों की भूत बातों से नहीं मानते, तो ये हमेशा इनका कहना था कि अंग्रेजों को अंग्रेजों की भाषा में ही सिखाया जाए, जैसा अत्याचार वो हमारे ऊपर कर रहे हैं वैसा ही उनके ऊपर भी हम करेंगे, तभी हमारा देश आजाद होगा। तो ये गरम दल के नेताओं का ये विचार था। क्वेश्चन नंबर 139 है, हालांकि दोनों के दोनों ही चाहते थे कि जो देश है वो जल्द से जल्द आजाद हो जाए, लेकिन विचारधाराएं क्या थी, अलग अलग थी। क्वेश्चन नंबर 139 है, होम रूल आंदोलन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो 1916 में नरम और गरम दल दोनों दलों एवं कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। इसी समय बाल गंगाधर तिलक तथा श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 140 है, बंग भंग आंदोलन कब हुआ? बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया? तो बंग भंग आंदोलन 1905 में हुआ था और बंगाल का विभाजन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछता भी है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 141 पे आते हैं, रॉलेट एक्ट क्या है? ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की नियुक्ति की, जिन्हें इस बात की जांच करनी थी कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले लोग कहां तक फैले हुए हैं और उनसे निपटने के लिए किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है। इस संबंध में सर सिडनी रॉलेट की समिति ने जो सिफारिशें की उन्हें ही रॉलेट एक्ट अधिनियम या रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर किसने अपनी सर की उपाधि त्याग दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि को त्याग दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखने के बाद। क्वेश्चन नंबर 143 है, खिलाफत आंदोलन में संघर्ष के लिए कौन कौन सा मार्ग अपनाया गया? तो अहिंसक मार्ग अपनाया गया, अहिंसक मार्ग यानी कि बिना किसी हिंसा के आजादी की बात। क्वेश्चन नंबर 144 है, चौरी चौरा घटना कब हुई? तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर यह घटना घटित हुई। क्वेश्चन नंबर 145 है, नेहरू रिपोर्ट की कोई दो सिफारिशों का वर्णन करिए। भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा मिले तथा उसका स्थान ब्रिटिश शासन के अधीन एवं उपनिवेशों के समान ही हो। दूसरा, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 146 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 147 है, असहयोग आंदोलन 1920-1922 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हम सभी को पता है न्यायी अंग्रेजी शासन का सहयोग न करना, इसे ही असहयोग आंदोलन इसीलिए कहते हैं। किसने स्टार्ट किया था? गांधी जी ने स्टार्ट किया था। और 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद इसे गांधी जी ने वापस ले लिया। क्वेश्चन नंबर 148 है, गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया? तो चौरी चौरा घटना से दुखी गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। उनका मानना था कि हिंसा से स्वतंत्रता या स्वाधीनता प्राप्त नहीं की जा सकती है। हिंसा को देखते हुए ही उन्होंने वापस लिया था। क्वेश्चन नंबर 149 है, काकोरी कांड क्या था? तो अक्टूबर 1924 में कानपुर में क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया और धन के अभाव में क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक रेलगाड़ी से सरकारी खजाना लूट लिया था। क्वेश्चन नंबर 150 है, लाहौर कांड से आप क्या समझते हैं? तो भगत सिंह और राजगुरु ने दिसंबर 1928 को लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाने वाले अंग्रेजी अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। 23 मार्च 1931 को लाहौर में इन क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 151 है, साइमन वापस जाओ से क्या था अभिप्राय है? सन 1928 में अंग्रेजी सरकार ने भारत के शासन हेतु नियम बनाने के लिए समिति बनाई। इसका नेतृत्व साइमन द्वारा किया गया। इस समिति में कोई भी भारतीय नहीं था, जबकि भारत के लिए ही कानून बन रहा था, भारत का ही कोई उसमें नहीं था। इस कारण साइमन जहां जहां गया वहां जुलूस हड़तालें हुई
और साइमन वापस जाओ का नारा दिया गया। और इसी में ही लाला लाजपत राय को बहुत ज्यादा लाठियों से मारा गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 152 है, गांधी इरविन समझौते को समझाइए। तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने गांधी को वायसराय से चर्चा करने के लिए अधिकृत किया। तत्पश्चात 19 फरवरी 1931 को गांधी जी ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की तथा उनकी वार्तालाप लगभग 15 दिनों तक चली। इसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते ने कांग्रेस की स्थिति को सरकार के समकक्ष पहुंचा दिया। क्वेश्चन नंबर 153 है, पूना पैक्ट कब तय किया गया? तो 1932 में तय किया गया, सितंबर 1932 में। क्वेश्चन नंबर 154 है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 155 है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अवधि क्या थी? तो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 156 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी नेताओं के नाम बताइए। तो उदारवादी नेताओं में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं के नाम बताइए। तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये सब क्या थे? गरम दल के नेता थे या उग्रवादी नेताओं में आते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 158 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी का राजनीति में प्रवेश कब हुआ? तो इनका प्रवेश सन 1886 के समय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 159 है, प्रमुख उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले को किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो 1905 में गोखले जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। क्वेश्चन नंबर 160 है, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो भारत तापमान और वर्षा में प्रादेशिक भिन्नता होते हुए भी भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 161 है, मौसमी पवनें किसे कहते हैं? जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तब भारत में शीत ऋतु होने के कारण हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती हैं और इन्हें ही हम मौसमी पवन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? धरातल की बनावट, हिमालय पर्वत की स्थिति, समुद्र से दूरी, अक्षांशीय स्थिति अथवा भूमध्य रेखा से दूरी और मानसूनी पवनें। क्वेश्चन नंबर 163 पे आते हैं, समताप रेखाएं किसे कहते हैं? तो समान तापक्रम वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को ही समताप रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 है, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में चेरापूंजी के निकट मशीन ग्राम में होती है, जो कि यहाँ पर 1142 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष वर्षा होती है। ठीक है, तो मशीन ग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है, कहीं कहीं मशीन ग्राम भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 165 है, जलवायु क्या है? तो जलवायु मौसम की दीर्घकालिक अवस्था का संक्षिप्त रूप है। तो मशीन ग्राम ही दोस्तों होगा, यहाँ पर सही कर लीजिएगा इसको, मशीन ग्राम नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने टोटल 165 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर दोस्तों हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, अगर आपको 8 विषयों के नोट्स चाहिए, क्लासेस, मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप में। ऐप का नाम है अस्तित्व अकेडमी। ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। जय हिंद दोस्तों।